तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपियम वॉर्स के बारे में। जी हाँ, 2 ओपियम वॉर हुई थी। पहली वॉर हुई थी 1839 से लेकर 1842 तक और सेकेंड वॉर हुई थी 1856 से लेकर 1860 तक। तो चलिए दोनों वॉर्स को डिटेल में समझते हैं और इसके साथ में हम ये भी समझेंगे कि हांगकांग का क्या इशू है चाइना के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ओपियम वॉर जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है ओपियम है, तो इस वॉर का रीज़न भी ओपियम ही था। डिटेल में समझते हैं। वॉर को समझने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी इस वॉर में। सबसे पहले चाइना था। चाइना के अंदर उस टाइम पे क्विंग डायनेस्टी का रूल चल रहा था और क्विंग डायनेस्टी इस टाइम पे अपने एंड स्टेज में आ गई थी रूल के। और ये जो रूलर्स थे क्विंग डायनेस्टी के, उनके अंदर कुछ खास पावर अब बची नहीं थी। ना ही चाइना कुछ इकोनॉमिकली अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था उस टाइम पर, और मिलिट्री माइट तो कुछ खास बची नहीं थी पूरी कंट्री की। तो आप ये कह सकते हैं कि चाइना की हालत उस टाइम पर कुछ अच्छी नहीं थी। अगला है ब्रिटिश एम्पायर, जो कि अपना रूल ऑफिशियली एस्टैब्लिश कर लेता है पूरे इंडिया के ऊपर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के ऊपर आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अपना रूल कर रहा था इंडिया के अंदर यूके का एम्पायर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रीज़न बना था बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद में जो ओपियम वॉर हो उसके लिए भी। तो अब वॉर को समझते हैं। देखिए, चाइना कंट्री है वो अपना पूरा ट्रेड करता था मिडिल ईस्ट के नेशंस के साथ में अपने सिल्क रूट के थ्रू, और इसमें काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था चाइना को उस टाइम पर। चाइना पूरा ट्रेड सिल्वर में कर रहा था और अच्छा खासा सिल्वर जमा हो गया था चाइना के पास उस टाइम पर इस ट्रेड के साथ में। और चाइना का जो अपना मार्केट था वो काफ़ी एनक्लोज टाइप मार्केट था, मतलब वहाँ पर जो यूरोपियन सेलर्स थे या फिर यूके के प्राइमरी सेलर्स थे वो कुछ खास गुड्स बेच नहीं पा रहे थे। ऐसे कि वहाँ के लोग गुड्स खरीदते ही नहीं थे, और यूके और यूरोप के पास ऐसा कुछ ऑफर करने के लिए भी नहीं था चाइना लोगों को जो कि चाइनीज़ लोग खरीदना चाहें। इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ये बात देख रही थी कि कोई नया प्रोडक्ट ऑफर करने की ज़रूरत है यहाँ पे चाइनीज़ लोगों को। तो उसने ये बात देखा कि जो यहाँ के लोग हैं वो ओपियम से अभी अनभिज्ञ हैं। यहाँ पे मतलब ओपियम का जो कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन अभी लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा था। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो 19th सेंचुरी थी उस टाइम पर सबसे ज़्यादा वेरिएबल जो प्रोडक्ट था वो ओपियम था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ये प्रोडक्ट चाइनीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, और इसको सेल करने के लिए उन्हें कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उन्होंने जो अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बंगाल का फर्टाइल प्लेन रीजन है वहाँ पर ओपियम की खेती करना स्टार्ट किया फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करके, और लेटर ये सारा जो ओपियम था वो बंगाल की कोस्ट से ले जाते थे, स्टेट ऑफ मलाक्का के थ्रू साउथ चाइना सी से होकर चाइना के अंदर सेल करते थे। अब देखिए, ओपियम तो ओपियम ही है, उसका एडिक्शन तो होना पक्का है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस टाइम पे चाइना की इकोनॉमी थी वो कुछ खास अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही थी। तो जो लोग थे जिनकी इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं थी, साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे अपने लाइफ के साथ में, उनके लिए एक अच्छा तरीका बन गया कि नशा करके वो रियलिटी से कुछ टाइम के लिए दूर हो सके। अब जो लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे चाइना की, वो इस एडिक्शन में लगे, तो वो बात तो ठीक था। लेकिन लेटर होने लगा कि जो लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे चाइना के, यानी कि जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, जो वर्क फोर्स थी, वो भी ओपियम नशे में अब टुल होने लगी थी और कुछ खास इकोनॉमिकली कर नहीं रही थी। जब क्विंग डायनेस्टी के रूलर्स ने ये बात देखा तो उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लेना स्टार्ट किया और काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेड बैरियर्स लगाने के लिए टैक्सेशन अप्लाई किया ओपियम ट्रेड के ऊपर, और इससे टेंशन बढ़ने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश एम्पायर और क्विंग डायनेस्टी के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपियम के ट्रेड के ऊपर क्विंग डायनेस्टी ने कुछ मेजर्स लगाना चाहा कि उसका एडिक्शन कुछ कम हो पाया उसकी पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और फिर उसके बाद में क्विंग डायनेस्टी ने एक प्रॉपर बैन ही लगा दिया कि कोई कंज्यूम नहीं कर सकता ओपियम, ना ही कोई प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही कोई सेल कर सकता है, और इसके ऊपर डेथ पेनल्टी तक की पनिशमेंट लगा दी क्विंग डायनेस्टी ने। इसके बाद क्विंग डायनेस्टी ने ये किया जिसने इस वॉर को स्टार्ट करने के लिए एक रीज़न दे दिया। क्विंग डायनेस्टी ने बैन लगाने के बाद में कंजम्पशन के या फिर प्रोडक्शन के या फिर स्टॉक पाइल के लिए ओपियम के ऊपर, उसके बाद ये किया कि जो भी लोगों ने पहले स्टॉक रखा था ओपियम का उसको ला के रख कर पब्लिकली जला दिया। जिसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर था फिर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रीज़न मिल गया ये वॉर लड़ने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम पर चाइना से कंपनसेशन मांगा कि तुमने हमारा स्टॉक जला दिया है, इसके बदले हमें कंपनसेट करो। पर क्विंग डायनेस्टी ने मना कर दिया कंपनसेशन देने से, और इसके रिस्पॉन्स में जो रॉयल नेवी थी यूके की, उसने एक मिलिट्री एक्सपीडिशन लॉन्च कर दिया चाइना के खिलाफ में। तो ये वॉर जो ओपियम वॉर हुआ था ये मेनली नेवी से लड़ा गया था, और ये वॉर रॉयल नेवी के बीच में यानी यूके की नेवी के बीच में और जो क्विंग डायनेस्टी की नेवी थी उसके बीच में हुआ था। और ऐसी इस बैटल का रीज़न ओपियम का ट्रेड या ओपियम के लिए कंपनसेशन था, तो इसको नाम दिया गया ओपियम वॉर। और बैटल का रिजल्ट ये हुआ कि एक डिसाइसिव विक्ट्री हुई यूके की जो रॉयल नेवी थी उसकी। ऐसी उस टाइम पर जो रॉयल नेवी थी वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस शिप्स का यूज़ कर रही थी, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्विंग डायनेस्टी थी वो मिलिट्री कुछ खास स्ट्रॉन्ग बची नहीं थी, ना ही कुछ इकोनॉमिक पावर बची थी अपने मिलिट्री को एडवांस करने के लिए उसके पास। तो बैटल 1842 में खत्म हुआ और नैंकिंग की ट्रीटी साइन की गई उसके बाद दोनों ही एम्पायर्स के बीच में, जिसमें बहुत सारे हार्श टर्म लगाए गए चाइना के ऊपर। सारे जो भी टर्म्स थे इस ट्रीटी के वो यूके को फेवर कर रहे थे, जो कि कुछ ऐसे थे। सबसे पहले चाइना को अपने ट्रेड को ओपन करना होगा, और जो भी फॉरेन सेलर्स होंगे उनके साथ में भेदभाव नहीं करेगा चाइना अपने डोमेस्टिक सेलर्स को लेकर। उसके बाद चाइना को वॉर के लिए कंपनसेशन देना होगा, और जिससे वॉर स्टार्ट होता है यानी कि जो ओपियम स्टार्टिंग में चाइना ने जला दिया था उसके लिए भी कंपनसेशन देना होगा चाइना को। और लेटर जो हांगकांग का ये एरिया जो आपको इस टाइम पे मैप में दिख रहा है, इसको यूके ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसी बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। लॉसेस की बात करें इस वॉर में तो यूके की साइड से बस 49 डेथ हुई थी और कुछ 500 सोल्जर्स वुंडेड हुए थे। उसके अलावा अगर हम क्विंग डायनेस्टी यानी चाइना की बात करें तो 3100 का डेथ का आंकड़ा आता है उस साइड से, एक मैसिव नंबर है। और इस 1842 के नैंगिंग के ट्रीटी के बाद से ही स्टार्ट होता है समथिंग नोन एज द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर चाइना, जिस पर कभी फ्यूचर में अगर टाइम मिलेगा तो डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी देखने के लिए।
कमिंग बैक टू टॉपिक, तो जो फर्स्ट ओपियम वॉर है इसके बाद एंड हो गया और जो नैंकिंग की ट्रीटी थी वो साइन हो गई। लेकिन लेटर यूके ने यह देखा कि जो नैंकिंग की ट्रीटी है वो कुछ खास फ़ायदा कर नहीं रही थी यूके को, और इसको लेटर यूके ने अनइक्वल ट्रीटी मान लिया, और जो कि रीज़न बना सेकेंड ओपियम वॉर का, जो कि चला 1856 से लेकर 60 तक। इसमें भी यूके की जीत हुई, पर इसमें डिफरेंस ये था कि इस टाइम पर यूके के साथ में फ्रेंच एम्पायर और यूएसए की एम्पायर की भी नेवी थी। ऐसी उनको भी चाइनीज़ मार्केट एक्सेस चाहिए था। तो अगर डेथ्स की बात करें तो फ्रांस, यूके और यूएसए के साइड से कंबाइंड लॉस हुई थी इस टाइम पर 150 से लेकर 200 लॉसेस हुए थे, और कुछ डजन्स ऑफ शिप्स उनकी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन फिर से जो चाइना का साइड था यानी कि जो क्विंग डायनेस्टी थी उसके साथ में एक मैसिव लॉस हुआ था, जो कि नंबर आता है 2100 से लेकर 2800 तक का लॉस रिपोर्ट किया गया था। साथ ही में काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ शिप्स चाइना के डूब गए थे इसमें, जिसके बाद से टिल चाइनीज सिविल वॉर के एंड तक चाइना की सिचुएशन बहुत बेकार थी, जिसकी मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया, जो कि चाइनीज सिविल वॉर के ऊपर थी। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं डिटेल में। और इसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, दोनों में चाइना जो अलाइस की साइड था उसका भी मेन रीज़न यही था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर चाइना की क्विंग डायनेस्टी की, वो एक पपेट गवर्नमेंट बन चुकी थी वेस्टर्न पावर्स की। ये एक रीज़न था कि चाइना ने सपोर्ट किया था अलाइस का या फिर जो पावर थे अगेंस्ट जर्मनी, जापान उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये था ओपियम वॉर के ऊपर डिस्कशन। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हांगकांग का डिस्प्यूट क्या है चाइना के साथ में, ऐसे दोनों रिलेटेड है। देखिए ये जो एरिया है आपके सामने, ये हांगकांग का एरिया है और इसे चाइना का पार्ट मानते हैं, लेकिन चाइना बोलता है कि ये एक ऑटोनॉमस रीजन है। शायद ऐसी चाइना में कहाँ क्या है पता नहीं चलता, मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ खास चाइना के बारे में बाहर आता नहीं है। तो फर्स्ट ओपियम वॉर के टाइम में मैंने आपको ये बात बताई थी कि चाइना ने ये एरिया यूके को दे दिया था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटी ऑफ नैंकिंग। उसके बाद 1840 से लेके 1860 तक, यानी कि जब तक सेकेंड ओपियम वॉर खत्म नहीं हुआ और ट्रीटी ऑफ पीकिंग जो कि सेकेंड ओपियम वॉर के एंड में साइन की गई थी वो नहीं हुआ, ये एरिया यूके कंट्रोल में ही था। और आफ्टर ट्रीटी ऑफ पीकिंग यानी कि 1860 ये एरिया को यूके ने लीज पर ले लिया चाइना से। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने तक यानी कि रफली 1950 तक ये एरिया जो था वो यूके के पास में था अंडर लीज। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हांगकांग की, तो ये जो एरिया है हांगकांग का ये एक मेजर पोर्ट बन गया है पूरे ही ईस्ट एशिया के नेशन के साथ में ट्रेड करने के लिए, और चाइना का अपना खुद का मार्केट भी काफ़ी बड़ा था, तो काफ़ी डेवलप्ड पोर्ट बन गया हांगकांग इसीलिए। और उस टाइम के हिसाब से भी हांगकांग काफ़ी डेवलप्ड पोर्ट था। लेटर जब जापान ने ये एरिया चाइना कंट्रोल में ले लिया तो जापान ने भी इस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी। ऐसी काफ़ी अच्छा लोकेशन बन गया था ये जापान के लिए अपनी फोर्सेस के लिए बेस बनाने के लिए, चाहे वो चाइना के अंदर हो या फिर उनको फर्दर एक्सपांड करना हो एशिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर। जापान के जो बिजनेसमैन या फिर ट्रेडर्स थे उन्होंने भी इस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाई रखी और इकोनॉमिकली काफ़ी प्रॉस्पर किया इस एरिया ने। तो इकोनॉमिकली पूरे टाइम अंडर यूके की रेंज में, और उसके बाद में जब जापान का रूल स्टार्ट हुआ उसके टाइम पर भी जो हांगकांग का ये रीजन है ये प्रॉस्पर करते रहा। लेटर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 तक, तो उस टाइम तक ये एरिया जापान के कंट्रोल में था, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई तो यूके का प्लान ये था कि ये एरिया को अपने पास ही वो कंट्रोल में रखेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हांगकांग की। तो टिल 2000 तक जो एरिया था चाइना का ये यूके के लिए ओवरसीज टेरिटरी के जैसा था, लेकिन इसके बीच में यानी कि 1980s में चाइना ने यूएन में केस लड़कर हांगकांग को जीत लिया था यूके से, और अपना क्लेम को हांगकांग के ऊपर बना लिया था। जिसके बाद चाइना और यूके के बीच में ट्रीटी हुआ और दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो यूके है वो 20 साल के अंदर यानी कि 1980 से लेकर लगभग 2000 तक एरिया जो ये है यूके का ये खाली कर देगा और हांगकांग पे से अपना क्लेम हटा देगा और उसको ऑफिशियली चाइना का पार्ट मान लेगा। जैसे ये बात पब्लिक हुई कि हांगकांग अब चाइना का पार्ट बनने वाला है, तो सारी जो कंपनीज थी वहाँ पर यूके की और यूरोपियन कंट्रीज़ की वो वहाँ से भागने लगे, और इसी अपॉर्चुनिटी को दुबई ने ग्रैब किया, और जिसके बाद दुबई इतना जल्दी सिर्फ 30 साल के अंदर इतना डेवलप्ड बन गया। ये बात भी 1985 से लेकर 1990 तक की है, और उसके बाद से ही 30 साल लगे थे दुबई को डेवलप करने में। देखिए अभी एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, जो रिजीम होता है या फिर जो रूल करने का तरीका होता है ये एक नशे की तरह होता है। जिस भी नेशन के लोग जिस रिजीम के अंदर ढल गए हैं, अब उनके अंदर दोबारा नए रिजीम में जाने के लिए जो चेंजेस करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है, और बिना ब्लडशीट के ये पॉसिबल है ही नहीं। चाहे आप डेमोक्रेसी की सर्विस करना चाहें, मिडिल ईस्ट के नेशन में आप देखते हैं क्या हाल हुआ यूएसए का, यही करने गया था यूएसए वहाँ पर। दुनिया की बात छोड़िए, अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लूँ, अगर कोई हमारे यहाँ पर डिक्टेटर बनना चाहेगा और डेमोक्रेसी हटाना चाहेगा, हालांकि आजकल ये टर्म काफ़ी ज़्यादा लाइटली यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो हमारे यहाँ के लोग 1 मिनट में उसको सारा भूत निकाल देंगे। ऐसे कि हमारे यहाँ के लोगों को अब डेमोक्रेसी की आदत हो गई है, तो यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप ला नहीं पाएगा। अब सेम चीज़ हो रहा है हांगकांग के साथ में। रीज़न ये है कि जो हांगकांग है वो पिछले 60 सालों से जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी और फ्रीडम का था उसका एंजॉय कर रहा था, यानी कि फ्री स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव, ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहा था। लेकिन चाइना की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है उसके अंदर ये सारे राइट्स जो हैं हांगकांग के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने सोचा कि एक ब्रूटल क्रैकडाउन करेगा वो हांगकांग के ऊपर, और जो कोविड का टाइम था यानी कि 2020 का टाइम था, उस टाइम पर पूरा वर्ल्ड बिजी था अपने लॉकडाउन्स के अंदर, तो चाइना ने क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया। इसको लेटर नाम दिया गया अम्ब्रेला प्रोटेस्ट। चाइना को लगा कि इस टाइम पर पूरा वर्ल्ड बिजी है, तो हमेशा की तरह वो इस टाइम पर भी ये इशू को अपने सिल डालेगा, जैसा कि वो हमेशा करना चाहता है। हालांकि चाइना ने काफ़ी सारे लॉज में अब चेंजेस कर दिए हांगकांग के लिए, और अपने कंट्रोल को चाइना धीरे धीरे वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है, और कुछ टाइम बाद हांगकांग पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस ओपियम वॉर के बारे में, जिसमें हमने बाद में ये भी समझा कि चाइना का और हांगकांग का क्या इशू है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, साथ ही में वीडियो को शेयर करें, और अपने थॉट्स को इस वीडियो के बारे में और टॉपिक के बारे में कमेंट करें।
साथ में ये बताया कि आपको फ्यूचर में किस हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस।